हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं उसी टॉपिक को जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ योर एग्जेम्प्टेड इनकम। लेकिन वो जो एग्जेम्प्टेड इनकम उन्होंने पढ़ा था, केवल बताया था कि एसएससी जो होंगे जितने भी आपके, एक्सेप्शन क्या बताया था मैंने, इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयज़, मतलब कि इन एसएससीज में आपके इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे। तो वो इनकम जो कि एसएसएस के लिए नॉन टैक्सेबल होता है, वो कौन कौन से इनकम्स होंगे उसके बारे में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। और तीन लोगों के लिए ये क्लासीफाई किया गया था, कैटेगरीज तीन लोगों का था, फॉर ऑल एसएससीज, फॉर एम्प्लॉयज और फॉर इंस्टीट्यूशंस। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में किसके बारे में, फॉर एम्प्लॉयज। तो पहला पॉइंट आता है लीव ट्रैवल कंसेशन टू एन एम्प्लॉय, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है किसी भी एम्प्लॉय को, मान लेते हैं कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके जाने पर, यानी कि उसके छुट्टी लेने पर उसको क्या देता है, एक तरीके से कंसेशन देता है, अलाउंस देता है उसकी छुट्टी लेने पर उसको। तो वो जो एक्सपेंसेस उसके दौरान छुट्टी लेने पर जो उसके खर्चे होंगे, तो उस एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पैसा देता है ताकि एम्प्लॉय अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन कर ले, वो जो उसको मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस, उस पर जो उसको इनकम मिलेगा, या लीव ट्रैवल अलाउंस के फॉर्म में या लीव ट्रैवल कंसेशन के फॉर्म में जो एक एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, उस इनकम पर एम्प्लॉय को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं रहती है। कहने का मतलब है कि वो इनकम भी एक तरीके से एग्जेम्प्टेड इनकम में ही आता है। दूसरी अगर बात करें अलाउंसेस और परक्विजिट्स आउटसाइड इंडिया, मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बाहर भेजता है, फॉरेन भेजता है, मतलब भारत से बाहर भेजता है और उसके खर्चे उठाता है। कहने का मतलब है कि बाहर भेजता है किसी काम से और उसके खर्चे भी उठाता है, यानी कि बेनिफिट्स देता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है, या तो वो जो भी इनकम वो उस दौरान कमाएगा उस इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता है। तीसरा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। अब ये ग्रेचुइटी क्या होता है, देखिए ग्रेचुइटी जो होता है वो रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है या फिर डेथ के टाइम पे मिलता है। मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है तो उस दौरान उसको जो अमाउंट मिलता है वो ग्रेचुइटी होता है। तो इसी ग्रेचुइटी के अमाउंट पर भी उस एम्प्लॉय को किसी भी तरह का टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के थ्रू रिलीज होने वाले इनकम पर भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। इस वजह से डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी भी जो होता है वो आपका एग्जेम्प्टेड इनकम में ही आता है फॉर एम्प्लॉयज। चौथा आता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। देखिए, अब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं इनके जो पेंशन होता है उसका कम्यूटेड वैल्यू होता है, और कम्यूटेड वैल्यू जो होता है पेंशन का, उस कम्यूटेड वैल्यू पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनकम जो रिलीज होता है उस वो एक तरीके से एग्जेम्प्टेड रहता है फ्रॉम टैक्स। वो टैक्स से क्या रहता है, एग्जेम्प्टेड रहता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अगला आता है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव और लीव सैलरी अंडर द सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। तो अगर देखिए होता क्या है कि लीव दो तरह के होते हैं, एक होता है कैजुअल लीव, एक होता है आपका अर्न लीव। अब कैजुअल लीव की बात करें तो जो आपका कैजुअल लीव होता है ये बेसिकली अचानक से अगर आप लीव लेते हो, छुट्टी ले लेते हो, तो वो आपका कैजुअल लीव होता है, उसके आपको एक भी रुपये नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप अर्न लीव लेते हो, कहने का मतलब होता क्या है कि किसी भी कंपनी में आप एज अ एम्प्लॉय जाते हो तो आपको कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो कि अर्न होती हैं। कहने का मतलब है उन छुट्टियों पर आपका सैलरी नहीं कटता है, आपको उस छुट्टियों पर भी आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। मान लेते हैं 20 दिन का, 30 दिन का, मान लेते हैं कि आप वो छुट्टियां नहीं लेते हो तो उसका भी आप पैसा ले सकते हो एम्प्लॉयर से, और वो जो आप पैसा लोगे एम्प्लॉयर से अर्न लीव का या फिर लीव सैलरी का, जिसको कि आप प्रिविलेज लीव भी कहते हैं हम लोग, कितने लोग पेड लीव भी कहते हैं, कितने लोग अर्न लीव भी कहते हैं। तो ये जो अर्न लीव होता है इसका भी इनकेसमेंट जो आप कराओगे एज एन इनकम, वो भी आपका एक तरह से एग्जेम्प्टेड इनकम होगा, यानी कि उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अगला आता है कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। अब ये रिट्रेंचमेंट क्या होता है, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज का टर्मिनेशन होना। मान लेते हैं कि 5 कंपनियां हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। बी और डी ये दो कंपनियां हैं जहाँ की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मान लेते हैं ये सारी की पांचों जो मतलब रिटेल कंपनी है, ये किसी एक मेन इसका हेड है जो कि डिसाइड करता है कि बी और डी इन दोनों को नहीं चलाना है, इन दोनों मतलब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो एक तरीके से क्या हुआ, बी और डी कंपनी को बंद करने से एम्प्लॉयज का क्या हुआ, एक तरीके से रिट्रेंचमेंट हुआ। कहने का मतलब है उनका टर्मिनेशन हुआ, उनके एम्प्लॉयमेंट का, मीन्स टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन करना। तो इसकी वजह से जो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा
उस कंपनसेशन पे भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वह भी एक तरह से एग्जेम्प्टेड इनकम ही माना जाएगा। ठीक है। अगला है कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। होता क्या है कि कभी कभी लोग स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, तो उस पर जो उनको कंपनसेशन मिलता है उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर जो कंपनसेशन मिलेगा वो एज एन इनकम, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड इनकम रहेगा। पेमेंट फ्रॉम स्टेटूरी प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए मतलब कि रखना किसी भी चीज को फ्यूचर के लिए। करने का मतलब है प्रोविडेंट का फंड मतलब वो फंड जो कि हम लोग फ्यूचर में बचा के रखते हैं या फ्यूचर के फायदे के लिए रखा जाता है, दैट इज योर प्रोविडेंट फंड। और स्टेटूरी का मतलब होता है लीगल। तो भारत सरकार या फिर सरकार जो है वो एक परसेंटेज रखती है कि एम्प्लॉयर के सामने कि आपको इतना परसेंट सैलरी में से एम्प्लॉय के इतने, जो भी सैलरी मान लेते हैं 10,000 सैलरी है तो उसका 5% मतलब 5% या फिर 2% मान लेते हैं, तो 2,000 जो सैलरी है 2,000 जो उसके सैलरी का पोर्शन है वो आपको क्या करना है, उस एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है एज अ प्रोविडेंट फंड। ठीक है। और बाकी 8,000 आपको दे देना है। सैलरी 10,000 ही है लेकिन मिल कितना रहा है 8,000, 2,000 कट जा रहा है पीएफ के फॉर्म में। तो ये जो प्रोविडेंट स्टेटरी प्रोविडेंट फंड से जो पेमेंट उनको मिलेगा, किसको, एम्प्लॉयज को, क्या उस पर किसी प्रकार का टैक्स लगेगा? जी नहीं, नहीं लगेगा। या फिर पेंशन फंड जो है, क्या उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये सारे के सारे भी इनकम जो होंगे वो क्या होंगे आपके, बेसिकली आपके क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड इनकम होंगे। ठीक है। यानी कि स्टेटरी प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला पेमेंट भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम ही होगा। अगला है हाउस रेंट अलाउंस। होता क्या है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस उनको जो मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब घर पे रहते हैं तो भाई हाउस रेंट अलाउंस भी उनको मिलता है कि हाँ इतना पैसा आपका हाउस रेंट अलाउंस का है, आप जो हाउस का रेंट देंगे उसके लिए आपको भत्ता मिल रहा है, मजदूरी भत्ता। तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से टैक्स फ्री रहेगा। कहने का मतलब उसमें भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अगला है स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो मैंने बोला कि इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव और लीव सैलरी, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ये सारी कंडीशंस ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, छोटे छोटे में दिया हुआ है। इतना जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही दिया हुआ है। मैं शॉर्ट फॉर्म में सबके बारे में बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है। आप देखते भी हो कि इससे पहले वाला जो पढ़े थे वो डिटेल में था, बट ये डिटेल में नहीं है। इसलिए डिटेल में नहीं है क्योंकि इसके बारे में डिटेल में आगे नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरीज में। इस बार चैप्टर में केवल छोटे छोटे में पॉइंट वाइज दे दिया है। वैसे मैं बता ही दे रहा हूँ आपको इसके बारे में। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रहने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं भाई कि भाई हाउस रेंट भी तो मेरा खर्चा है, तो उसके लिए भी जो अलाउंस उनको मिलता है वो भी एक तरीके से टैक्स फ्री रहता है। स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को मीट करने के लिए कुछ स्पेशल अलाउंसेस बनते हैं, तो वो स्पेशल अलाउंसेस पे भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया था फिफ्थ पॉइंट, आप देखोगे इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव और लीव सैलरी, इसमें केस नहीं, इसमें नहीं, थर्ड वाले केस में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी में, इसमें क्या था कि वो एम्प्लॉयज लगातार लगातार 5 साल तक काम करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, अगर लगातार 5 साल तक वो काम किया है तब उसको इसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा इस एग्जेम्प्टेड इनकम का। ठीक है, ये बात है। अगली बात करते हैं फॉर इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूशंस किस किस चीज़ों पर या फिर कौन कौन से ऐसे मतलब कि चीज़ें हैं जिस पर कि इंस्टीट्यूशंस को या इंस्टीट्यूशंस टैक्सेबल नहीं होता है। तो पहला इनकम होता है इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। एक लोकल अथॉरिटी का जो इनकम होता है वो एग्जेम्प्टेड रहता है। कहने का मतलब है पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो ये सब जितने भी आपको मैंने बताए, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये आपके या इनके द्वारा अर्न किया गया इनकम क्या होता है, एक तरीके से एग्जेम्प्टेड रहता है। किसी भी प्रकार का उस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है इन लोकल अथॉरिटी बॉडीज को। इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन अगर कोई भी इनकम किसी रिसर्च एसोसिएशन का अंडर सेक्शन 35
1 सबसेक्शन सेकेंड पार्ट 2 और अंडर सेक्शन 35(1) पार्ट 3 इज फुली एग्जेम्प्टेड। कह रहा है कि अगर वो रिसर्च कर रहा है, देखिए इसमें 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला कंडीशन ये कि वो अंडर सेक्शन 35(1) पार्ट 2 में हो और या फिर अंडर सेक्शन 35 और अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 पार्ट 3 में हो। और दूसरा कंडीशन ये कि वो जो रिसर्च करता हो वो कैसा रिसर्च करता हो, साइंटिफिक रिसर्च करता हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च करता हो, स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू करता हो या साइंटिफिक रिसर्च करता हो, तब जाके वो एग्जेम्प्टेड होगा। इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी, अब इसमें भी कुछ कंडीशन है कि नोटिफाइड न्यूज एजेंसी सेटअप इन इंडिया सोली फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज। अगर कोई नोटिफाइड न्यूज एजेंसी कोई जो कि सेटअप है भारत में सोली या फिर मेनली किस लिए, कलेक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, न्यूज के लिए, तो उनका भी जो इनकम होगा वो टैक्स फ्री रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर वो न्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन करके कलेक्शन करके कुछ पैसे कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, तो क्या उस पर टैक्स लगता है? नहीं लगता है। और वो जो इनकम, लेकिन कंडीशन इस बात की होगी कि जो वो इनकम अर्न करेंगे वो खर्च भी किस पे करेंगे, न्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन पे और कलेक्शन पे। ये नहीं कि पैसा आया, इनकम हुआ फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज और उस पैसे को वो एम्प्लॉयज के बीच में बांट दे, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कलेक्शन हुआ, इस दौरान जो खर्चे हुए हैं उनको मीट करने के लिए इस इनकम को वो क्या करें, एज एन एक्सपेंस लगाएं। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। चौथा दिया है इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। ये अप्लाई करता है कि इनकम फ्रॉम एप्लीकेशन सोली फॉर ऑब्जेक्ट्स अप्रूव्ड फॉर पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि आपका हुआ क्या बोलेंगे, आपके जो ICAI हो गया, लॉ के लिए आपका जो हो गया, लॉ का जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वो, फिर आपका ICAI हो गया। ये जितने भी आपके मैंने प्रोफेशनल बॉडीज बताएं जिनको कंट्रोल करता है, जैसे कि ICAI बताया मैंने कि, वैसे ही आपका लॉ के लिए भी कोई बोर्ड होता है, याद नहीं आ रहा है, आई थिंक होता है यार, याद नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं हूँ। सो लॉ का भी एक हेड होता है, अभी दिमाग पे तुरंत मतलब कि जुबान पे ये आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका भी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है और उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई होता है, बट होता ये है कि वो उनका सोल ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रूव होना चाहिए, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अगर अप्रूव है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, तब उसके इनकम पर छूट रहेगा टैक्स से। अगला है इनकम ऑफ रेजिमेंटल फंड। ये क्या होता है, देखिए जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनके द्वारा जो पैसे कमाए जाते हैं, आर्म फोर्स में जो लोग रहते हैं, तो वो रेजिमेंटल फंड कहलाता है या फिर नॉन पब्लिक फंड कहलाता है। तो उसका भी जो इनकम होगा वो टैक्स फ्री रहता है। कहने का मतलब है रेजिमेंटल फंड जहाँ से मिल रहा है किसी आर्म फोर्स को, उसका जो पेंशन मिल रहा है कहीं से, मतलब कहीं से क्या मतलब रेजिमेंटल फंड के फॉर्म में मिल रहा है उसके इंस्टीट्यूट से, तो वो इंस्टीट्यूट पे जो उसका फंड रहेगा, क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। इनकम ऑफ फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए अगर कोई फंड का मतलब इनकम है ऑफ अ फंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डिपेंडेंट, तो वो भी आपका टैक्स फ्री रहता है। साथ ही साथ जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के जो इनकम रहते हैं वो भी टैक्स फ्री रहते हैं। सार्क फंड, साउथ एशियन, किसका फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ऐसे करके कुछ है, ठीक है, कॉरपोरेशन। तो इसका जो सार्क फंड का जो इनकम होगा ये भी एक तरीके से टैक्स फ्री ही रहता है। अगला है इनकम ऑफ चैरिटेबल फंड। चैरिटेबल फंड का जो इनकम रहता है वह भी एक तरीके से क्या रहता है, मतलब लेकिन चैरिटेबल फंड का नहीं, स्पेसिफाइड जो कि बताए गए हैं। जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स फंड हो गया, स्वच्छ भारत कोष हो गया, क्लीन गंगा फंड हो गया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी हो गया। तो जितने भी चैरिटेबल फंड्स के, स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स के इनकम है वो आपके टैक्स फ्री रहते हैं। और लास्ट इनकम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA। तो IRDA का जो इनकम रहता है वह भी एक तरीके से एग्जेम्प्टेड रहता है फ्रॉम इनकम। तो ये आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए और एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्टेड इनकम की कैटेगरीज हो गई। इसके बारे में डिटेल में और हम लोग समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग बताएंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। हमारा यूनिट 1 ऑफ इनकम टैक्स कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटली। अब आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में किसी प्रकार का दिक्कत आता है, क्वेरी आता है, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन माई टेलीग्राम चैनल, दोनों जगह आप पूछ सकते हैं। हम उस चीज़ को क्लियर कर देंगे आपको फटाफट से, ठीक है। सो कोई क्वेरी रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
न्यूमेरिकल्स राइट डीएम कर दीजिए टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। एंड टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।